कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2026 अर्थशास्त्र का पेपर 13 फरवरी को रहेगा। तो 13 फरवरी के पेपर के लिए यहाँ पर लेकर आ चुके पेपर का सॉल्यूशन। अगर आपको भी इस बार अच्छा करना है, अच्छे नंबर लेकर आना है, तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, क्योंकि देखिए सामाजिक विज्ञान से संबंधित इसमें क्वेश्चन रहते हैं, मतलब इकोनॉमिक्स से संबंधित क्वेश्चन रहते हैं। इसमें कक्षा 12वीं की हम बात कर रहे हैं, लेकिन 10th क्लास में अर्थशास्त्र भी रहता है, लेकिन वो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आता है, लेकिन उसी का एक हिस्सा है अर्थशास्त्र। तो यहाँ पर हम इस अर्थशास्त्र के पेपर को पूरा हल करेंगे। आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, लेकिन अगर आप आर्ट्स लेते हैं तो उसी सामाजिक विज्ञान को 3-4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे पॉलिटिकल साइंस अलग कर दिया जाता है, इकोनॉमिक्स को अलग कर दिया जाता है, और ज्योग्राफी मतलब भूगोल को अलग कर दिया जाता है। तो यहाँ पर हम अर्थशास्त्र का हमारे कक्षा 12वीं के बच्चों के लिए लेकर आ चुके हैं 80 नंबर के पेपर का सॉल्यूशन। तो अगर आपको अच्छे नंबर लेना है तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, और यहाँ पर दिखाए जाने वाले सभी क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छे से आप कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए, तो अब बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले से। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी बटन को ऑल पर करना, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो पूरा पेपर ये रहेगा आपका अर्थशास्त्र विषय का, जिसका 100% आपको यहाँ पर सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। तो जितने भी दोस्त हमारे कक्षा 12वीं वाले हैं और वो अर्थशास्त्र विषय का पेपर देने वाले हैं, देखिए अर्थशास्त्र का पेपर आपका बहुत अच्छा जाना चाहिए, नहीं तो आपने जो सपना देखा है लैपटॉप जीतने का, वो लैपटॉप आपके हाथ से चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा कठिन आता है पेपर, और ये पेपर आपके नंबर कटवा सकता है। तो यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन बताए जाएंगे, ये क्वेश्चन आप बहुत ही अच्छे से लगाएं, इन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करें और बेहतर नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, तो बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन क्रमांक पहले से। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। सभी विद्यार्थी जितने भी हमारे दोस्त जुड़ चुके हैं, एक बार इस क्लास को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन आपको मिल सके। क्वेश्चन है, एक शब्द में उत्तर दीजिए, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पूर्ण रोजगार किसे कहते हैं और पूंजीगत व्यय किसे कहते हैं? संतुलित बजट क्या है? राजस्व घाटा किसे कहते हैं? चालू खाता किसे कहते हैं? और आधिकारिक कोष विक्रय किसे कहते हैं? और पोर्टफोलियो निवेश भुगतान संतुलन किस खाते का अंग है? चलिए, तो ये साथ के साथ प्रश्न के आंसर हम देख लेते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी अपने आंसर देख लेंगे, क्वेश्चन भी देख लेंगे अच्छे से। चलिए, तो इनके पहले आंसर आप देखिए। यहां पर देख सकते हैं पहला क्वेश्चन, पूर्ण रोजगार किसे कहते हैं? तो पूर्ण रोजगार वही स्थिति है जब देश के सभी सक्षम इच्छुक लोग काम पा रहे हो। पूंजीगत व्यय किसे कहते हैं? तो पूंजीगत व्यय मशीनरी और भवनों जैसी अचल संपत्तियों के अधिग्रहण या निर्माण पर किया गया खर्च है। संतुलित बजट क्या है? संतुलित बजट वह बजट होता है जिसमें कुल राजस्व कुल व्यय के बराबर होता है। चौथा, राजस्व घाटा किसे कहते हैं? तो राजस्व घाटा वह स्थिति है जब सरकार का राजस्व आय से अधिक हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, चालू खाता। चालू खाता किसे कहते हैं? चालू खाता शेष विशेष के साथ वस्तुओं, सेवाओं, आय और चालू हस्तांतरण के लेन देन को दर्ज करता है। आधिकारिक कोष विक्रय किसे कहते हैं? तो आधिकारिक आरक्षित बिक्री से तात्पर्य सरकार या केंद्रीय बैंक द्वारा आधिकारिक विदेशी मुद्रा भंडार की बिक्री से है। उसके बाद में यहाँ पर 6 हो जाते हैं आपके। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर पोर्टफोलियो क्वेश्चन बच रहा है। पोर्टफोलियो निवेश भुगतान संतुलन किस खाते का अंग है? बताइए, इसका आंसर क्या होगा? सभी विद्यार्थी जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं, जल्दी से आप सभी जवाब देंगे। इसका आंसर क्या होगा? सभी विद्यार्थी जल्दी से जवाब दें, इसका आंसर क्या होगा? जवाब नहीं आ रहा है एक का भी। पोर्टफोलियो निवेश भुगतान संतुलन किस खाते का अंग है? देखता हूं सबसे पहले किस विद्यार्थी का जवाब आता है। ठीक है, पूंजी खाते का आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या होगा? पूंजी खाते का। उसके बाद अगले क्वेश्चन हम यहां पर देखेंगे हमारे। तो अगला क्वेश्चन है,
सही विकल्प चुनकर लिखिए। सभी आर्थिक समस्याओं का प्रमुख कारण क्या है? तो दुर्बलता। क्या हो जाएगी? दुर्लभता। दुर्लभता इसमें आंसर हो जाएगा। उसके बाद ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है कहलाती है स्थानापन्न वस्तुएं। उसके बाद में यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, इसको देखना है ये चित्र क्या प्रदर्शित कर रहा है। तो आपको बताना है पूर्णता बेरोजगार मांग। पूर्णता बेरोजगार मांग ये प्रदर्शित कर रहा है। उसके बाद में यहाँ पर अगले क्वेश्चन को भी आप देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है मांग की कीमत लोच से अभिप्राय है। तो कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन। वस्तु की हर अगली इकाई के प्रयोग से सीमांत उपयोगिता क्या करती है? घटती है। औसत लागत वक्र का आकार होता है यू आकार का। यू आकार का आंसर हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे सेम आंसर लगाएंगे जो आपको हिंदी मीडियम में बताए गए हैं। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। तो अगला क्वेश्चन है आपका जिसमें आप देखने वाले हैं रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पैमाने के प्रतिफलों का संबंध दीर्घ काल की अवधि से है। तो इसमें आ जाएगा दीर्घ काल। एक फर्म का उत्पादन फलन आगतों तथा के मध्य का संबंध है। निर्गतों के मध्य का संबंध है। निर्गतों के मध्य का संबंध है। परिवर्ती उत्पादों का नियम बताता है कि सीमांत उत्पादन प्रारंभ में बढ़ता है और एक निश्चित स्तर पर पहुंचकर शून्य लगता है। पूर्ण प्रतियोगिता की एक सर्वाधिक प्रतिष्ठित विशेषता कीमत स्वीकारक व्यवहार है। अगला है सीमांत संप्राप्ति। कुल संप्राप्ति में परिवर्तन। तो यहाँ पर आपका जो बटे में आ जाएगा वो आ जाएगा उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई। उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई खालिस्तान में आपका आ जाएगा। अगला है प्रौद्योगिकी प्रगति से फर्म का पूर्ति वक्र नीचे की ओर शिफ्ट हो जाता है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी देख सकते हैं। उसके बाद में आ जाएंगे आपके खालिस्तान। खालिस्तान यदि आप देखेंगे तो माफ कीजिएगा सत्यापत्ति। खालिस्तान तो अपने हो गए हैं, यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपने देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद में किसी वस्तु अथवा सेवा की सरकार द्वारा निर्धारित कीमत की ऊपरी सीमा को उच्चतम निर्धारित कीमत कहते हैं। ये सत्यापत्ति में से बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा असत्य। इसका आंसर हम लिखेंगे असत्य होगा। उसके बाद मजदूरी दर का निर्धारण श्रम के लिए मांग तथा पूर्ति वक्रों के प्रतिच्छेदन बिंदु पर होता है। तो इसका आंसर आपका सत्य हो जाएगा। उसके बाद आर्थिक एजेंट से हमारा तात्पर्य उन व्यक्तियों अथवा संस्थाओं से है जो आर्थिक निर्णय लेते हैं। तो इसका आंसर भी आपका सत्य हो जाएगा। उसके बाद ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड किन्स का जन्म 1983 में हुआ था। तो इसका आंसर आपका असत्य होगा। अब मुझे सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में बताएंगे यहाँ पर कि ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड का जन्म कब हुआ था। सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि सकल निवेश 60,000 तथा मूल्यह्रास 10,000 हो तो निवल निवेश 70,000 होगा। तो इसका आंसर भी आपका असत्य होगा, ठीक है। असत्य इसमें आंसर लगाएंगे आप। उसके बाद यदि एनडीपी 330 करोड़ हो तथा मूल्यह्रास 22 करोड़ हो तो जीडीपी 352 करोड़ होगी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सत्य है। इस प्रकार सत्यापत्ति आपके हो जाते हैं। उसके बाद में यहाँ पर हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देखेंगे तो पहले वाले में आपका फॉल्स आ जाएगा, दूसरे वाले में आपका ट्रू हो जाएगा, तीसरे वाले में आपका ट्रू हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका फॉल्स और इसमें आपका ट्रू हो जाएगा। यहाँ पर अब जोड़ी भी आप देख लीजिए। 5वें में केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, व्यावसायिक बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। तो इसको मिलाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आप नंबर 4 डाला है, 3 नंबर डाला है, इसको मिलाना है आपको। उसके बाद में यहाँ पर 4 नंबर पे आपको 4 नंबर डाला है, मिला लीजिए। ये 5 नंबर पर आपको 5 नंबर ये डाला है, ठीक है, मिला लीजिए। और 6 नंबर पर आपको 6 नंबर देखना है, ये यहाँ पर मिलाना है। और 7 नंबर पर आपको 7 नंबर देखना है, ये मिलाना है, ठीक है। इस प्रकार आप जोड़ी यहाँ पर मिला सकते हैं। तो उसके बाद यदि हम बात करें तो क्वेश्चन आंसर की यदि हम बात करें तो आप देख सकते हैं हम कब कहते हैं कि बाजार में किसी वस्तु के लिए अधिमांग है। हम कब कहते हैं कि बाजार में किसी वस्तु के लिए अधिपूर्ति है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन प्रश्नों के आंसर अब बताएंगे हम आपको। ये क्वेश्चन ऐसे हैं, कई बार पूछे गए हैं और आप भी इस पेपर में, आने वाले पेपर में इसका आंसर आपको जरूर देखने को मिलेगा।
संतुलन मूल्य क्या है, बाजार मूल्य क्या है, राष्ट्रीय आय मापन की उत्पादन विधि क्या है, राष्ट्रीय आय गणना की व्यय विधि क्या है, सकल घरेलू उत्पाद का सूत्र लिखिए, शुद्ध घरेलू उत्पाद का सूत्र, स्टॉक तथा प्रवाह में भेद स्पष्ट कीजिए, आय के चक्रीय प्रवाह को दो क्षेत्रीय मॉडल में समझाइए, उपभोग फलन क्या है, अर्थव्यवस्था में निवेश का क्या अर्थ है, गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण क्या है, क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण क्या है, मांग का नियम लिखिए, अनधिमान मानचित्र किसे कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर यदि आप देखें अल्पकालीन लागतों का अर्थ लिखिए, दीर्घकालीन लागतों का अर्थ लिखिए, एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार की कोई दो विशेषताएं लिखिए, लाभ अधिकतमीकरण की कोई दो शर्तों को लिखिए और स्थिर विनिमय दर तथा लोचपूर्ण विनिमय दर का अर्थ स्पष्ट कीजिए, भुगतान संतुलन तथा व्यापार संतुलन का अर्थ स्पष्ट कीजिए, स्थानापन्न वस्तुएं किसे कहते हैं, ऐसी दो वस्तुओं के उदाहरण दीजिए जो एक दूसरे को स्थानापन्न हो, पूरक वस्तुएं किसे कहते हैं, ऐसी दो वस्तुओं के उदाहरण दीजिए जो एक दूसरे की पूरक हो, और केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था तथा बाजार अर्थव्यवस्था में भेद स्पष्ट कीजिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर स्पष्ट कीजिए, सरकारी बजट किसे कहते हैं, इसके कौन कौन से अवयव होते हैं, सरकारी बजट के कोई 3 उद्देश्य लिखिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा ये पेपर है जिसका आंसर आपको अच्छे से देखने हैं और लगाने हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अपनी बेहतर तैयारी करने के लिए आप इनको अच्छे से लगाएं। गुणक की क्रियाविधि समझाइए 4 बिंदुओं में, और मितव्ययिता का विरोधाभास क्या है समझाइए, पूर्णतया लोचदार मांग तथा पूर्णतया बेलोचदार मांग की व्याख्या रेखाचित्र की सहायता से कीजिए। अनधिमान वक्रों की विशेषताएं रेखाचित्र की सहायता से समझाइए। निम्नलिखित तालिका श्रम के कुल उत्पादन अनुसूची को प्रदर्शित करती है, तद अनुरूप श्रम की सीमांत उत्पादन अनुसूची बनाइए। निम्नलिखित तालिका श्रम के सीमांत उत्पादन अनुसूची को प्रदर्शित करती है, तद अनुसार श्रम की कुल उत्पादन अनुसूची बनाइए। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, इसकी कोई 3 कमियां समझाइए। नगद कोष अनुपात तथा रेपो रेट को समझाइए। ठीक है, तो यहाँ पर आप यदि देखेंगे तो यहाँ पर पूरा क्वेश्चन पेपर का ये हल आप कर लीजिए। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हमने आपको बता दिए हैं, इन क्वेश्चनों को आप लगा लीजिए। यदि अच्छे नंबर लेना है तो समय रहते, अगर आपको इनके आंसर चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। वहाँ पर आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। तो जल्दी से एक बार सभी विद्यार्थी इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें ताकि आपको आने वाली क्लास का वीडियो मिल सके। साथ ही साथ आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सभी विद्यार्थी जितने भी दोस्त हमारे जुड़ रहे हैं वे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। जल्दी एक बार कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दें ताकि हम आगे बढ़ सके और आगे आप लोगों की तैयारी के लिए और भी वीडियोस लेकर आ सकें। जल्दी से बताइए, सभी विद्यार्थी के कमेंट आना चाहिए फटाफट। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।